किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी फ्लूइड में फॉल कराया जाता है, छोड़ा जाता है, तो कुछ दूर तक ही उसकी कुछ देर तक ही उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। और उसी कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल स्पीड, या अगर वेलोसिटी बोलोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि फिर हम लोगों ने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो नॉट, और जिस फ्लूइड में ये मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? आर है। और टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम लोग वी नॉट ले लें, क्या हुआ? आवाज ज्यादा रहे क्या? हेलो, हाँ ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था? वी नॉट इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या? 2 आर स्क्वायर और रो नॉट माइनस और डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा आया था क्या? ऐसा ही ना आया था? फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस कितना? 2 इंटू 10 टू दी 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस दे दिया है 2 मिली, का मतलब 10 टू दी पावर -3 ना होता है। फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बाबू टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है इतना। अरे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल जो है वो इतना दिया हुआ है। तो वी नॉट कितना दे दिया बताइए? 6.5, सेंटी का मतलब 10 टू दी पावर -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, आपको ईटा की वैल्यू बतानी है कि कितनी है, और आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है। तो ऑयल का मतलब तो फ्लूइड ही ना हो गया, बोलो ना। कहने का मतलब है ना कि जो फ्लूइड है वो एक्चुअली ऑयल है, और इसकी डेंसिटी रो दे दी गई है। आपको बताइए कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब दे दी गई है। और डेंसिटी ऑफ कॉपर, अब इसी के अंदर कॉपर का एक बॉल है जो नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी भी डेंसिटी दे दी गई है। तो बाबू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को तो हम लोग रो नॉट से ना दिखा रहे हैं, तो रो नॉट आपको दिया हुआ है कितना बताइए? 8.9 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब तुम बताओ यार, फॉर्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, रो नॉट माइनस रो और डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा दिया हुआ है। तब इस फॉर्मूले में हमको वी नॉट दिया हुआ है क्या? हाँ। आर दिया हुआ है? हाँ। जी की वैल्यू पता है, 9.8 लिखेंगे हम लोग। रो नॉट दिया हुआ है? हाँ। रो दिया हुआ है? हाँ। 9 दिया हुआ है? हाँ। 9 तो 9 होता है ना। क्या जब सब कुछ दिया हुआ है तो तुमसे ईटा नहीं निकलेगा? बस ईटा को इधर लेके जाइए, वी नॉट का फॉर्मूला पुटिंग है, जो है अब कैलकुलेशन है। एनसीईआरटी का डेटा है, मे भी कैलकुलेशन लेंदी हो जाए, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो बढ़िया डेटा देगा। ऐसा देगा कि आराम से घट भी जाए, आराम से कुछ कट भी जाए, है कि नहीं? चलिए ठीक है। कुछ पूछना है क्या इसमें? कुछ था ही नहीं इसमें। रेनॉल्ड्स नंबर ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया पिछले 2 सालों में। आप एनसीईआरटी की किताब में आप इसको नहीं देखिएगा, लेकिन 2017 का जो प्रिंट था उसमें ये कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप बता ही देता हूं क्या है ये। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है जिसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है। निकलता कैसे है? तो अगर मान लीजिए कोई पाइप है जिसका डायमीटर है d, कितना है? इसके अंदर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसकी डेंसिटी है रो और जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। तो आपको करना होता है रो vd डिवाइडेड बाई ईटा। तो इससे आपको एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर में 500, 1000, 2000, 10,000 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है। बाकी रो के बारे में तो पता है ना, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो गया, v क्या हो गया? स्पीड ऑफ द फ्लूइड, d डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इससे, इस नंबर से हमको पता चलता है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है
कि स्टीडी है। तो अगर मान लीजिए रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम आता है तो फ्लो कैसा होता है? स्टीडी होता है, मतलब कंफर्म है कि वो स्टीडी ही होगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 और 2000 के बीच में आ गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो स्टीडी होगा, अचानक से टर्बुलेंट भी हो सकता है, टर्बुलेंट से अचानक से स्टीडी भी हो सकता है, तो खुद कंफ्यूज रहता है कि वो क्या है कि नहीं। तो ये मतलब दोनों में आ सकता है, स्टीडी और टर्बुलेंस में हम लोग फर्क नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर 2000 से ज्यादा हो गया ना, तो लगभग माना जाता है कि वो फ्लो कैसा होगा? वो टर्बुलेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हट गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्या है? वो तो ये वही है, रेनॉल्ड्स नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। सरफेस टेंशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है। तो सरफेस टेंशन का तुमको मतलब समझ में आता है? सर के फेस पे टेंशन, तो वो सरफेस टेंशन हो जाएगा। चलो कम से कम इतना तो तुमको समझ में आता है। देखिए सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट ये है ना कि किसी भी फ्लूइड का जो आउटर सरफेस होता है, समझ रहे हो, वो एक स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव करता है। जैसे एक बलून लीजिए आप, बलून में हवा नहीं भरा हुआ है, तो बलून में से थोड़ा सा ऐसा डिस्क टाइप का काट लीजिए, और काट के चारों तरफ से आप उसको फैलाइए। अरे बोलिए ना, चारों तरफ से उसको खींच खींच के क्या करिए, ऑब्वियसली बलून है तो फैलेगा ही। तो वो एक स्ट्रेच्ड रबर की चादर हो गई कि नहीं, स्ट्रेच्ड रबर शीट हो गया कि नहीं। तो किसी भी फ्लूइड का अपर सरफेस, आउटर सरफेस स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव करता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके पास एक टेंशन होता है, क्योंकि जब आप उसको खींचिएगा तो उसके अंदर टेंशन डेवलप होता है ना। अरे टेंशन का मतलब होता है रेस्टोरिंग फोर्स। अरे धागे का जो टेंशन एक्चुअली क्या हुआ करता था, उसके अंदर पैदा रेस्टोरिंग फोर्स ही ना हुआ करता था। तो आप किसी बलून को चारों तरफ से खींचेगा तो उसके अंदर भी तो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। बोलेंगे उसमें टेंशन आ गया है, तनाव आ गया है। क्या आ गया है? तनाव आ गया है। और ये चीज आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पानी का सरफेस है, तो पानी के सरफेस पर देखिएगा बत्तख वगैरह तैरता है, बत्तख डूबता नहीं है। उसकी बॉडी ऐसी होती है कि वो तैरता है आराम से। ऐसा भी नहीं है कि मतलब उसको लगातार हाथ पर चलाना पड़ता है, चुपचाप खड़ा भी रहेगा तब भी नहीं डूबेगा। जैसे नाव वगैरह है, नाव को भी आप अगर पानी के सरफेस पर ले जाकर रख दीजिएगा तो क्या, जब चलेगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज डूब जाता है। रखा रहेगा तभी भी वो नहीं डूबता है। तो उसमें आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बत्तख है, तो उसमें देखिएगा उसका कुछ हिस्सा जो है बाबू, अब मान लेना कि बत्तख है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो डूबा रहता है। ये मजनू भाई से इंस्पायर्ड है, ठीक है। लेकिन मच्छर को आपने पानी के सरफेस पे बैठे हुए देखा है कभी? मच्छर को, वो मच्छर जब बैठेगा ना तो वो डूबता नहीं है, वो जहां बैठेगा वहां थोड़ा सा पानी धंस जाता है। मान लो ये मच्छर है, ठीक है, तो वो जहां बैठता है ना वहां का पानी थोड़ा सा धंस जाएगा। आप जाके कभी कभी करीब से देखने की कोशिश करिएगा, उसका पैर अंदर नहीं धंसता है। तो कहीं ना कहीं इसको देख के हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई जरूर स्ट्रेच्ड शीट टाइप का चीज है जिस पर कुछ रखा गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा धंस गया है। जैसे आप समझिए ना, वही बलून जिसको हमने काट के चारों तरफ से फैलाया था, उस पर अगर हम एक सिक्का ले आके रख दे तो क्या होगा? तो थोड़ा सा जहां रखोगे वहां धंस नहीं जाएगा, ऐसा है। अच्छा, लेकिन उसी स्ट्रेच्ड रबर पे 2 kg का बटखारा लेकर रख दो, बटखारा वो तराजू में जो यूज होता है, वो स्ट्रेच्ड रबर का शीट है, वो बलून से बना हुआ है, और उस पर लेकर 2 kg का बटखारा रख दो, तो क्या वो उसके ऊपर रह पाएगा? क्या होगा बताइए? फाड़ के अंदर चला जाएगा। तो अगर भारी चीज रखोगे ना तो वो सह नहीं पाता है, अंदर चला जाता। तो बत्तख भारी चीज ना हो गया जा, तो इसीलिए पानी का सरफेस जो है वो फट जाएगा और वो अंदर चला जाएगा। लेकिन मच्छर तो एक हल्का चीज है, बोलिए, तो वो फट नहीं पाता है और थोड़ा सा वो धंस जाता है। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। दी फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब हुआ सबसे आउटर सरफेस, है कि नहीं, ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड रबर शीट ड्यू टू सम एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय दी फ्री सरफेस। इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक्चुअली देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि
एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लेयर्स की बात करें तो आप बताइए इसमें पानी के कितने लेयर्स होंगे? इनफाइनाइट लेयर्स होंगे। तो एक लेयर अगर मैं यहाँ कहीं अंदर कंसीडर करूँ, यहाँ पे कंसीडर करूँ बाबू, ऐसा ऐसा तो मैं इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन एक मैं यहाँ कंसीडर करूँ, एक यहाँ कंसीडर करूँ सबसे ऊपर, तो बताइए कौन सा जो लेयर होगा वो स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव करेगा? सबसे आउटर वाला, ये वाला नहीं। अरे बोलिए ना। तो ये स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, एक नॉर्मल रबर की तरह बिहेव करेगा, वो फैला हुआ नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी चीज को स्ट्रेच कर देते हैं ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो सबसे अपर सरफेस है उसके पास खींच देने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। जैसे स्प्रिंग वगैरह केस में हमने पढ़ा है ना कि स्प्रिंग को जब हम खींच देते हैं उसमें हाफ की एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाता है। तो रबर भी कहीं ना कहीं स्प्रिंग टाइप का ही ना बिहेवियर शो करता है। तो खींचने से उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जिसको हम लोग सरफेस एनर्जी के नाम से भी जानेंगे। तो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो ना। तो हम बोलेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसके पास एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्या पावर है? सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसके पास कुछ क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिसकी वजह से उसमें टेंशन आ गया है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं क्या कि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गया, इसके पास क्यों नहीं है? क्या हुआ? जानना चाहते हो? नहीं नहीं, दिल से जानना चाहते हो, ऐसा नहीं ना कि मैं बता रहा हूं, टेंशन मतलब। सुनो, अब इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है बाबू वो वाला ग्राफ। क्या आप सोच पा रहे हैं अभी मैं कौन सा ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं? चलिए, हम क्या करते हैं, जैसे पानी हमने लिया था ना, तो हम पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस टाइप से आता है। और ये मैंने मुझको लग रहा है ये आज मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। तीसरी बार बता रहा हूँ। पहला बार मैंने बताया था जब वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा था। दूसरी बार जब मैं आपको इलास्टिसिटी की वजह समझा रहा था कि क्यों खींचने के बाद छोड़ा जाता वापस चला जाता, दबाने के बाद छोड़ा जाता। और आज ये तीसरी बार हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल बाबू आप यहाँ रखिए। तो यहाँ रखने का मतलब हुआ कि लगभग हमने अभी इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखा है। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे अभी बताइए पोटेंशियल एनर्जी लगभग कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी लगभग कितना है? 0 है। अरे वो जाके सट जाता है ना बाबू, तो लगभग 0 है। अब क्या है कि इसको अगर हम नजदीक लेके आएंगे तो नजदीक लेके आएंगे तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? अरे तो पोटेंशियल एनर्जी चलो मान लिया जाए कितना है, ये -10 जूल है, तो कम ना हुआ है। 0 से माइनस में चला गया तो कम हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कम होके -10 जूल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां लेके आइएगा ना, तो इस सिस्टम में से 10 जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अरे बोलिए, चलिए और नजदीक लेके आइए। चलिए यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ तो और ना कम हो जाएगा। मान लिया जाए कितना हो गया बताइए? -20 जूल हो गया। बोलो, चलो यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ और ना कम हो जाएगा। तो मान लिया जाए कितना हो गया? -30 जूल मान लो। क्या दिक्कत है? बोलो। और फिर अगर आगे लेके जाओगे ना बाबू, क्या करोगे? अब पोटेंशियल एनर्जी घटने के बजाय बढ़ने लगेगा। तो कोई भी सिस्टम चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या हो? बोलो, मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी जितना मिनिमम होता है सिस्टम अपने आप को उतना ही स्टेबल महसूस करता है। तो बताइए पानी के दो मॉलिक्यूल्स किस सेपरेशन पर रहना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? तो इसी सेपरेशन पे ना रहना पसंद करेंगे, और इसी को ना हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो एक गिलास पानी अगर लीजिएगा तो जितने भी अगल बगल वाले दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्चुअली इसी सेपरेशन पर होंगे, क्योंकि यहीं पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। बोलो, ठीक है। तो एक मेन कॉन्सेप्ट ये है, और इसी से हम समझेंगे कि आखिर वहां की कहानी क्या थी। अब सुनिए, जब दो पानी के मॉलिक्यूल्स इस एग्जाम्पल के आधार पर बताइएगा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन पर आते हैं, तो बताइए इस सिस्टम में से टोटल कितना एनर्जी रिलीज हो चुका है? नहीं, कितना एनर्जी रिलीज हो चुका है तो माइनस में बताओगे।
30 जूल रिलीज हो चुका है, तब ना -30 जूल हुआ है। पहले 0 था, 30 जूल रिलीज हो चुका है, तो बचा है -30 जूल। सही है। चलिए आइए देखते हैं। ये हो गया आपका सबसे अपर सरफेस, बोलो बाबू। और मान लो यहां पर है कोई बीच का लेयर हमने लिया है, तो एक मॉलिक्यूल हम यहां कंसीडर करते हैं, सुन रहे हो। चलो एक दूसरा मॉलिक्यूल हम इसके बगल में लेके आते हैं, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। एक मॉलिक्यूल हम लोग चलो यहां कंसीडर करते हैं और एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके बगल में लेके आते हैं। चलिए बगल में लेके आते हैं, तो आप बताइए कि इसके आ जाने से इस सिस्टम में से कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अरे इसी एग्जांपल के हिसाब से बताओ, 30 जूल। अरे जब इसके बगल में ही आया होगा तो इस सिस्टम में से 30 जूल एनर्जी रिलीज हुआ होगा ना, तो 30 जूल दोनों में से ना रिलीज हुआ होगा, एक में से कितना होगा, इसमें से कितना हुआ होगा, 15 जूल, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो जाएगी -15 जूल। बहुत बढ़िया, तो -15 जूल हम यहां लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम ना एक और मॉलिक्यूल लेके आते हैं। अब बताइए इस पेयर में से, सुन रहे हो, फिर से कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, 30 जूल, क्योंकि ये पेयर भी तो उसी सेपरेशन पे ना है जिस सेपरेशन पे ये पेयर था, तो फिर से 30 जूल रिलीज होगा। तो फिर से 30 जूल रिलीज होने का मतलब हुआ कि 15 जूल इसमें से और 15 जूल इसमें से, तो इसमें से टोटल कितना रिलीज हो चुका है, 30 जूल ना। कैसे, 15 जूल इसके आने से और 15 जूल, अभी हमारा फोकस इसी पर है। हाँ, तो इसमें से टोटल एनर्जी रिलीज हो चुका है कितना बताइए, -30। चलिए इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल लेके आते हैं, क्योंकि ये तो चारों तरफ से ना मॉलिक्यूल से घिरा है। अरे अंदर के पानी का कोई भी मॉलिक्यूल चारों तरफ से घिरा होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। इसके आने से फिर से इसमें से 15 जूल रिलीज हो जाएगा कि नहीं। अब इसका एनर्जी कितना हो गया, -45 जूल। चलिए एक और ले आते हैं यहाँ पर, बताइए फिर 15 जूल रिलीज हो गया। इस पेयर में से 30 जूल हुआ है, लेकिन इसमें से कितना होगा, 15 जूल, तो ये हो जाएगा -60 जूल। चलिए यहाँ लेके आइए, फिर इस पेयर में से रिलीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स उसके बगल में आएंगी, ये अपने आप को उतना ही स्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि इनके आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। बहुत बढ़िया, तो आप बताइए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, वहाँ तो माइनस कितना हो जाएगा, 75 जूल नहीं हो जाएगा। चलो एक और लेके आए, और मान लीजिए कि ये चारों तरफ से घिर चुका है, तो बताइए इसके आने से भी और इसमें से 15 जूल रिलीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -90 जूल रिलीज हो गया। ये बात समझ में आया। अब चलो एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं सरफेस पर, कहाँ लेते हैं, सरफेस पर, उसके बगल में हम एक और मॉलिक्यूल लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है सिस्टम में से कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना होगा, 30 जूल होगा। तो एक में से कितना होगा, 15 जूल। चलो उसको यहां लिखते हैं, 15 जूल एनर्जी रिलीज हो गया का मतलब हुआ इसकी एनर्जी हो जाएगी -15 जूल। एक और इसके बगल में लेके आते हैं, सुन रहे हो, तो फिर इसमें से कितना रिलीज हो जाएगा, 15 जूल, इसकी एनर्जी हो जाएगी -30 जूल। फिर एक और लेके आओ, बोलो जल्दी, इसमें से कितना रिलीज हो जाएगा, नहीं इसमें से पूरे में से 30 ना, अरे पेयर में से तो 30 ना, इसमें से और 15 रिलीज होगा, जिसकी वजह से अब इसकी एनर्जी हो जाएगी -45 जूल, क्योंकि तीनों के आने से 15 रिलीज हुआ है, टोटल 45 जूल रिलीज हो गया। और बताइए इसके आने से कितना एनर्जी इसमें से रिलीज होगा, 15, तो इसमें से और 15 जूल रिलीज कर लीजिए, -60 जूल, और बस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अब मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये फ्री सरफेस ना था, मान के चलिए इसके ऊपर वैक्यूम है। अरे बोलो ना, तो तुम बताओ, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हम बीच में कहीं ले रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है, तो -90 जूल, और एक मॉलिक्यूल जो हमने सरफेस पर लिया उसकी एनर्जी कितनी है, -60 जूल। आप बता सकते हैं कि किसके पास ज्यादा एनर्जी है, -60 ज्यादा होता है कि -90 ज्यादा होता है, -60 -90 से 30 जूल हम बोलेंगे इसके पास 30 जूल एनर्जी इससे ज्यादा है। और एक और बात है, इसकी थी -90, इसके बगल वाले का कितना होगा, इसका भी -90 होगा। अरे भाई ये भी तो चारों तरफ से गिरा हुआ है, समझ ही नहीं रहे हो लग रहा है ये भी तो चारों तरफ से गिरा हुआ है, इसका भी कितना होगा, इसका सबका -90 होगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका अगर -60 है तो इसका भी कितना होगा,
माइनस से 60 होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है, बस इधर घिरा हुआ है, ऊपर से नहीं घिरा हुआ है। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि बीच के किसी भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा एनर्जी है उनके पास। ज़्यादा एनर्जी का मतलब समझ लीजिए वो लोग कैसे हैं, स्ट्रेस्ड हैं एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर है? चलिए ठीक, सुनिएगा। बात ऐसा है कि सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट किया जाता है कैसे? एस से डिनोट किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो बाबू इसका डेफिनेशन होता है कि अगर आप एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं इसके सरफेस पर, वो थोड़ा सा मैंने 3D में ड्रॉ किया, दिखने में आपको टेढ़ा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है? सीधा है। 3D में जेड एक्सिस टेढ़ा ही ना हम लोग बनाते हैं, लेकिन होता आपकी तरफ है ये, ठीक है। अब आप मुझको बताइए कि इधर वाला जो सरफेस होगा वो इस लाइन पर किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर की तरह? ये आपको नहीं समझ में आया ना? अच्छा कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। इधर वाला जो सरफेस होगा ना वो इस लाइन पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरह। और इधर वाला सरफेस इस लाइन पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कैसे समझाता हूं? अब तुम इमेजिन करो वही बलून डिस्क टाइप का काट लिया, चारों तरफ से तुमने उसको खींच के फैला दिया। अब तुम एक काम करो, जैसे फैला दिया कहीं किसी फ्रेम में कस दो। अरे पहले एगो फ्रेम आया करता था, महिलाएं जो है कसीदाकारी करती थी उसमें। हाँ, तो उसी फ्रेम में ले जाके उस बलून को चारों तरफ से कस दो और उसके बाद तुम एक ब्लेड मार दो उस पे। ब्लेड मारोगे बलून का क्या होगा? तो ऐसा फट नहीं जाएगा। तो आप अगर सुनिए एक मिनट, आप अगर ब्लेड ऐसे मारिएगा तो आप देखिएगा वो ऐसे फट जाता है। ब्लेड ऐसे मारिएगा तो वो कैसे? हाँ, ऐसे फट जाएगा। तो अगर ब्लेड ऐसा मारा गया, बोलो, तो तुमको नहीं लग रहा है? अच्छा मान लो कि एगो कोई पेन से पहले लाइन खींच लो तुम और एकदम लाइन के बीच में ब्लेड मार दो, तुमको नहीं लग रहा आधा लाइन इधर हो जाएगा? तो किसका क्या मतलब हुआ? इधर वाला सरफेस जो है कहीं ना कहीं उस लाइन पे इधर ही ना फोर्स लगा रहा था, और इधर वाला सरफेस उस लाइन पे इधर ही ना फोर्स लगा, तब ना मौका मिलते ही खींच के लेके चला गया। आप समझ रहे हैं? तो मान लीजिए इस लाइन का लेंथ कितना है? L है, और अभी ब्लेड मारा नहीं गया है। तो मारा नहीं गया है का मतलब हुआ कि लाइन अभी कहाँ होगा? अरे लाइन अभी वही होगा जहां है, का मतलब रेस्ट में ही ना होगा। रेस्ट में होने का मतलब हुआ कि जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से लग रहा होगा। तो इसीलिए मैंने इसको भी F और इसको भी क्या दिखाया है? F दिखाया है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहां से बाबू हम लोग फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी? S इंटू L हो जाएगी। अरे बोलिए ना। हाँ, तो ये भी आपको याद रखना होगा क्वेश्चंस में इसका भी खूब यूज होता है कि आपको सरफेस टेंशन दे देगा, क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दे देगा। डिफरेंट लिक्विड्स का सरफेस टेंशन डिफरेंट होता है ना। और कोई लाइन दे देगा और बोलेगा बताइए इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका आंसर होगा S इंटू L। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। सरफेस टेंशन इज क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इसको मैं आगे चल के डिराइव करूंगा कि इसका एक और डेफिनेशन होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट, या तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कहिए और ना तो एनर्जी पर यूनिट एरिया कहिए। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया हम लोग आगे डिराइव करेंगे। एक्टिंग इन द कहां? प्लेन ऑफ द इंटरफेस। तो बाबू इसी को बोला जाता है इंटरफेस। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इस इंटरफेस के प्लेन में ही ना लग रहा है। अरे ये हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स भी तो हॉरिजॉन्टल ही ना है। तो वही बोल रहा है इंटरफेस बिटवीन दी प्लेन ऑफ लिक्विड एंड एनी अदर सब्सटेंस। जैसे ये तो लिक्विड हो गया, लेकिन इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो एनी अदर सब्सटेंस के रूप में यहां पर हम लोग एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। अरे बोलिए, चलिए तो ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक चीज उसमें लिखा होगा। क्लियर? बोलिए जल्दी। अब सुनिए, सरफेस एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो आउटर सरफेस होता है, ओपन सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को बोला जाता है सरफेस एनर्जी।
द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the surface of liquid is called surface energy. अब इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे? सरफेस एनर्जी को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सेटअप हम लोग बनाते हैं जिसमें ये एक फ्रेम है. क्या है बोलिए? ये एक फ्रेम है, लोहा वोहा का कोई सब फ्रेम ले लीजिए आप, ठीक है. इसके ऊपर ना आप एक रॉड रखिए और वो रॉड फ्री होना चाहिए स्लाइड करने के लिए. मतलब हम उधर चाहे इधर स्लाइड करा सके, उसको फिक्स नहीं कर देना है. लेकिन अभी फिलहाल आप उस रॉड को ना एकदम यहाँ ऐसे सटा के रखिए, ऐसे करके, ठीक है, सटा. अब क्या हुआ कि इस पूरे फ्रेम को ले जाके आप सोप वाटर में डुबा दीजिए. यू नो सोप वाटर, पानी में डिटर्जेंट घोल के, साबुन हाँ घोल के उसमें डुबा दीजिए. फिर आप उसको निकाल लीजिए. सही है. तो निकाल लीजिएगा तो देखिएगा ये जो गैप है ना, इस गैप में सोप वाटर फंसा रहेगा. आप समझ रहे हैं? अब देखिए मैं करना क्या जा रहा हूँ. अब मैं इसको पकड़ के खींचने जा रहा हूँ. तो पकड़ के जब मैं खींचूंगा ना, तो आप क्या बाबू, नहीं ऐसे मत करिए. हाँ, मैं कह रहा हूं कि फ्रेम जो है उसके साथ थोड़े कुछ छेड़छाड़ करना है. ये रॉड ही ना मूव करने के लिए फ्री है. तो इस रॉड को पकड़िए और इसको इधर की तरह खींचिए. तो जब आप इसको खींचिएगा ना, क्या करिएगा बोलिए? अरे जब आप इसको खींचिएगा तो यू विल फाइंड कि यहां पर ना सोप वाटर का एक चादर टाइप का बन जाएगा. अरे एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली टाइप का, चादर टाइप का, लेयर टाइप का आपको दिखाई देगा. अब बोलो ना यार, ये तो कॉमन प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सब. हाँ, तो ऐसा बन जाएगा. अच्छा एक और बात है, अगर मान लीजिए कि मैंने इस रॉड को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये रॉड यही रहेगा कि उधर चल जाएगा? फिर नहीं, वही नहीं रहेगा. ये जो सोप वाटर का चादर है, ये एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह ना बिहेव करेगा. अरे किसी भी लिक्विड का जो आउटर सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव करता है. तो आप ऐसे समझिए ना कि एक स्ट्रेच्ड रबर है. तो जब छोड़ दिया जाएगा तो फिर वापस नहीं चला जाएगा, ये बिल्कुल वापस जाएगा. ठीक है. अब देखो, हमको पता करना है कि कितनी सरफेस एनर्जी इसने अक्वायर कर ली है. तो सबसे पहले काम करते हम, ये जो लेंथ है उसको ले लेते हैं कितना, एल. अरे रॉड का लेंथ कितना ले लेते हैं? एल ले लेते हैं. और ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट करा है इसको हम लोग ले लेते हैं बी, माने लंबाई और चौड़ाई हो गया एक तरीके से. बोलो ना. अच्छा अब सुनो मेरी बात. इसको यहां से यहां तक खींच के लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. क्योंकि एनर्जी को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो आखिर सरफेस एनर्जी आएगा कहां से? तो आपको देना पड़ेगा ना इसको. तो सरफेस एनर्जी देने के लिए ही तो आपको वर्क करना पड़ा है. जा इसको खींचने में तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट कराओगे, तो इसका मतलब कुछ वर्क करोगे. वर्क करने का मतलब आप थकेंगे, आपकी एनर्जी कम होगी, और आपकी जो एनर्जी कम होगी उसी एनर्जी को ये अपने सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा. क्लियर है? हाँ. एक और बात है, हमको खींचते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव ना हो. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो. तो उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं करना पड़ेगा. उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको तो हम धीरे 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 खींचिए. आप समझ रहे हैं? इतना धीरे धीरे खींचिए कि आपको लगे ही नहीं कि आप खींच रहे हैं. अरे बोलो ना. अपने बगल वाले का बाल देखोगे, सर का बाल बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर. किसी का बाल बढ़ता हुआ दिख रहा है? किसी को देखा, अरे तुम्हारा बाल तो बड़ा तेजी से बढ़ा, ऐसा थोड़े नहीं दिख रहा है. लेकिन ये बात आपको भी पता है कि आपका बाल हर पल बढ़ रहा है. क्योंकि मान लीजिए कि अभी आपका बाल हो गया ना, आपका बाल मान लीजिए अभी 5 सेंटीमीटर का, 1 महीना का बाद तो 7 सेंटीमीटर का होगा ना. तो ये जो 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, क्या एकदम 1 महीना जब खत्म हुआ तो खटाक से बढ़ गया था क्या? ऐसा थोड़े था. हर पल थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है कि हमको तो लग रहा है कि वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो हमको रेस्ट में लग रहा है. बोलो, मान लो सूरज है,
सवेरे देखते हो इधर है, शाम में देखते हो तो कहाँ होता है, इधर होता है। लेकिन कभी अगर आप सूरज को देखने की कोशिश करिए, अब ऐसे नंगी आंखों से देखिएगा, नेकेड आई से, अगर वो अंग्रेजी बोल दिया मैंने तो चलेगा हैं। नेकेड आई से अगर आप देखिएगा आंख खराब हो जाएगा, तो आप कोई चश्मा ऐसा जिसको लगा के आप देख सकें, हो गया ना। देखिएगा तो क्या सूरज आपको चलता हुआ दिखेगा क्या? वो आपको रेस्ट में ही दिखेगा, बोलिए ना, क्योंकि वो इतना धीरे धीरे चल रहा है, उसको 12 घंटा लग जा रहा है वहां से वहां जाने में। तो आपके हिसाब से तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इतना धीरे धीरे चल रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रेस्ट में ही है। बोलिए, ऐसा है। तो हमको अगर बहुत धीरे धीरे खींचे का मतलब हुआ लगभग हर टाइम ये कैसा रहे, रेस्ट में ही। माने 1 मिलीमीटर खींचने में 200 साल लगा दीजिए आप, इतना धीरे धीरे आप इसको खींचिए। अरे बोलो ना, कुछ रेस्पॉन्स दो। 1 मिलीमीटर खींचने में कितना, इतना धीरे धीरे आप इसको खींचिए, ठीक है। तो आप बताइए हर पल ये आपको कैसा दिखेगा, रेस्ट में ही दिखेगा। तो रेस्ट में दिखेगा का मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये हर पल इक्विलिब्रियम में ही है, यानी इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 ही है, ठीक है। लेकिन ये जो बाबू लिक्विड का सरफेस है, क्या है, वो तो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो उसको हम लोग बोल देते हैं फोर्स ड्यू टू क्या, सरफेस टेंशन। ये तो फोर्स लगा रहा है, और जबकि हमको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इस पर नेट फोर्स हमको कितना रखना है, 0 रखना है। हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव ना करने का मतलब हुआ स्पीड कांस्टेंट हो गया। स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कितना है, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब एफ नेट कितना। नेट फोर्स को 0 करने के लिए ही आपको इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर होना चाहिए। बोलो, अब तुम बताओ सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि S इंटू एल होता है। तो आप बताइए सरफेस टेंशन इसका मान लीजिए S है, और L का मतलब हुआ कि कितने लेंथ पर ये फोर्स लग रहा है, L लेंथ पे ही लग रहा है, तो भी L। लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने सामने में 2 लिख दिया। ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स हमने पढ़ा था S इंटू एल, और यहां मैंने 2 क्यों लिख दिया, क्यों लिखा मैंने ऐसा, हाथ उठा के बताइए, गलती से। अरे इतनी देर में तो यार हर बीच में कोई ना बता देता है। हाँ, क्योंकि सुनो 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 सुनो, ये 2 बाबू मैंने इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि ये जो आपको शीट दिख रहा है, सोप वाटर का जो शीट दिख रहा है, उसके कितने सरफेस होंगे, 4 सरफेस होंगे। 2 सर, एक ऊपर से होगा और एक, अरे तो शीट होगा तो इसी टाइप का ना होगा, शीट होगा इसी टाइप का ना होगा। बोलो, एक सरफेस ऊपर का, एक सरफेस, तो ऊपर वाला सरफेस भी स्ट्रेच्ड रबर की तरह बिहेव करेगा, तो नीचे वाला भी तो करेगा। तो दोनों सरफेस इसको खींच रहा है, तो इसीलिए एक सरफेस की वजह से SL, तो दोनों की वजह से 2SL हो जाएगा। चलिए अब सुनिए, हमको पता करना है कि हमने कितना वर्क किया है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमको निकाल लेना है। तो यहां पर ना हम लोग चेक करेंगे कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, और अगर वेरिएबल होगा तब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हालांकि किताब में तो मैंने इंटीग्रेट किया होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेट करके बनाएगा तो गलत आएगा। वर्क डन का बाबू ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये यूनिवर्सल होता है, ये हमेशा काम आएगा, फोर्स कांस्टेंट रहे या चाहे वेरिएबल रहे। लेकिन वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला F डॉट, ये तभी काम आता है जब फोर्स कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो फोर्स कांस्टेंट रहे तो हम लोग इससे बचते हैं, हम डायरेक्ट ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए एक्सटर्नल फोर्स क्या कांस्टेंट है, तो हाँ, सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है किसी भी लिक्विड का, और L जो है वो भी तो कांस्टेंट ही ना है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो हम एक बार में टोटल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, यानी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F डॉट एस। F डॉट एस को तोड़ोगे तो लिखोगे FS cos थीटा।
तो F की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2SL, S की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए लड़के बोलो कितना लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे? बी ना लिखेंगे? अरे हमने इसको बी ना डिस्प्लेस कराया है। और बताइए कॉस कितना डिग्री? एक मिनट रुक जा, ये जो एंगल लिखा जाता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री ना होगा? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट उधर ही है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? तो रुको एक मिनट, एस को अलग लिखो और 2 इंटू एल इंटू बी को अलग लिखो। कौन बताएगा 2 इंटू एल इंटू बी क्या है? तो एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया हुआ। अरे एरिया हुआ तो सिर्फ एल इंटू बी करने से ऊपर वाला एरिया मिला, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल एरिया ना हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नेट सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया एस इंटू क्या, और यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कन्वर्ट करेगा इसकी सरफेस एनर्जी के रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी विच इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट किया जाता है? यू से डिनोट किया जाता है, वो हो जाएगा एस ए यू बराबर एस ए। सही है? हाँ यूएसए, और यहां से एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू बाई ए। तो सरफेस टेंशन को हम एनर्जी पर यूनिट एरिया के टर्म में भी तो डिफाइन कर सकते हैं, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ था, सरफेस एनर्जी पर यूनिट क्या, एरिया। बोलो जल्दी। अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, कोई भी सिस्टम हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है, यानी कोई भी फ्लूइड अपनी सरफेस एनर्जी को कम करना चाहेगा, और सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। बोलो ना। अच्छा, कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम करना चाहता है? स्टेबल होने के लिए। हाँ, तो स्टेबल होने के लिए वो अपना एरिया कम करना चाहेगा। और मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई भी गिवन वॉल्यूम दे दिया जाए ना, जैसे कुछ गीली मिट्टी आपको दे दी जाए और बोला जाए इसका कोई ऐसा शेप बनाइए कि सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो उसका। बनाने को तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, हम उसका क्यूब बना सकते हैं, बोलो ना। हाँ, हम उसका स्फीयर बना सकते हैं, हम सिलेंडर बना सकते हैं, हम रोटी बना सकते हैं ना। तो सबसे कम सरफेस एरिया वाला स्ट्रक्चर कौन होगा पता है? सबसे कम सरफेस एरिया वाला स्ट्रक्चर का मतलब अगर उसको हमको पेंट करना हो, बोलो ना, तो सबसे कम खर्चा कब किस में होगा? तो वो होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। यानी कोई भी फ्लूइड जो फ्री है, जो अपना शेप खुद डिसाइड करना चाहता है, बोलो ना, या जिस फ्लूइड को बोल दिया जाए कि तुम अपना शेप खुद ही डिसाइड कर लो, तो वो हमेशा अपना शेप कुछ इस तरीके से डिसाइड करेगा कि उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम हो, यानी कि वो कैसा शेप अक्वायर कर लेगा? स्फेरिकल। यही वजह है कि जितने भी सूरज चांद सितारे हैं वो सब के सब किस शेप के हैं? वो स्फेरिकल शेप के हैं। क्योंकि आपको पता है कि सूरज जो है वो गैस का गोला है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम सब गैसेस हैं, गैसेस फ्लूइड्स हैं, और फ्लूइड हमेशा अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है, इसीलिए वो किस शेप का हो जाता है? स्फेरिकल शेप का। अच्छा, उसी सूरज में ना विस्फोट हुआ तो कुछ गैसेस बाहर निकल गई और बाद में ठंडी होकर धरती बाकी सब कुछ बना। हाँ, धरती बना, चाहे क्या कहा जाता है, हो गया ना। बाकी जितने सारे ग्रह सब बने सब सूरज में से ही नहीं निकल के बने हैं। तो जिस समय वो सूरज से अलग हुए होंगे तो उस समय तो वो फ्लूइड स्टेट में ही ना होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। तो उन्होंने अपना शेप कैसा बना लिया होगा? स्फेरिकल। फिर ठंडा भी हुआ होगा तो स्फेरिकल ही हो गया होगा, सॉलिड भी हुआ होगा स्फेरिकल ही हो गया होगा। तो ये वजह होती है। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा है, लेकिन देख रहा है इसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में कैसा है? छोड़ो ना, उतना सूरज चांद सितारों की बात क्या करें हम लोग। बुनिया छनाते हुए देखे हो? तो बुनिया में क्या होता है? वो जो बेसन होता है वो एक तरीके का गाढ़ा फ्लूइड ही ना है। तो हम क्या करते हैं, छानावटा के ऊपर बेसन रख के ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। कैसा करते हैं? अच्छा, बुनिया ऐसे छनाता है रे। रहने दो, मान लो मेरी बात।
जो मैंने बोला सही ना, कुछ होता है छनौटा जिसमें छेद होता है ढेर सारा, उसके ऊपर वो गाढ़ा बेसन का फ्लूइड रख के ऐसे ऐसे। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ओए चुप। जैसे मान लो कि ये छनौटा है और ढेर सारे इसमें छेद वगैरह है, तो जब बेसन इसमें से गिरता है ना, तो वो तो ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का गिरेगा। तुम देखना गिरते समय वो किस शेप का होता है, लेकिन जैसे ही वो छनौटा से अलग होगा, रास्ते में वो अपने आप को क्या कर लेता है, वो अपने आप को रास्ता में होता है। वो काहे? क्योंकि रास्ते में ना वो किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं है, तो अपना शेप वो खुद डिसाइड करेगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटेनर के शेप को अक्वायर करता है, लेकिन जब कंटेनर ना हो, उसको खुद ही अपना शेप डिसाइड करना है, तो वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहेगा। इसीलिए जैसे ही छनौटा से वो नीचे आएगा, बोलो, वो अपना शेप कैसा कर लेता है, गोल कर लेता है, और जब वो तेल में गिरता है तो गोल गोल हो जाता है वो। बोलिए ना, आप लोग सिसोइल, ये क्या कहा जाता है उसको, गोली खेले हो, तो तुमको पता है वो गोली कैसे बनता है? क्या लगता है, शीशा पिघला के निकाल निकाल के ऐसा किया जाता है लड्डू की तरह? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसका। एक ऊंची टंकी, थोड़ा सा ऊंचा टंकी होता है, उसमें शीशा पिघला के डाल दिया जाता है और छेद कर दिया जाता है, तो उसमें से टप टप करके पिघला हुआ शीशा गिरेगा, और रास्ते में वो अपने आप को क्या कर लेता है, वो रास्ते में खुद ही गोल हो जाता है। बात समझ रहे हो? नीचे पानी में सॉरी नीचे ठंडा पानी होता है, जिसमें आते ही वो वापस से सॉलिड हो जाता है। बोलो ना। हालांकि मतलब इतना भी सिंपल नहीं होता है, लेकिन स्केमेटिकली अगर देखा जाए तो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कोई भी फ्लूइड हमेशा अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहते हैं, इसीलिए वो गोल हो जाए। बारिश की बूंदें कैसी होती हैं? रीजन क्या है? क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया कम करना चाहता है।